हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस लेक्चर में। तो जैसे पिछला भी जो वीडियो था उसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात की थी जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे और कुछ चैप्टर्स हमारे बाकी रह गए थे। ठीक है, तो जो चैप्टर्स बाकी रह गए थे उनमें कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, उन सभी की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा चैप्टर नंबर 8 की, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, वैसे तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये चैप्टर जो है ना, इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि ये 2 से 3 नंबर का, ठीक है, 2 या 3 नंबर के अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 मार्क्स और मिनिमम 2 मार्क्स। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से आएगा ही आएगा डेफिनेटली। अब देखो उसमें पढ़ना क्या है आपको। सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, ये होती क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक लाइन का डेफिनेशन है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन एक तरह से होती क्या है। दूसरी बात, इसका डायग्राम। डायग्राम में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पूरा 3D का फील आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग करते क्या है, देखो डायग्राम जब भी बनाते हैं तो हम गलत बना देते हैं। जैसे डायग्राम बनाने का तरीका हम लोग ऐसे बना देते हैं, ये जो तरीका है डायग्राम बनाने का ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इस तरीके से डायग्राम बना के आते हो ना एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा वो। ठीक है, आपको 3D में दिखाना है डायग्राम को अच्छे से। ठीक है, किस तरीके से आप डायग्राम को बनाओगे जिससे डायग्राम भी अच्छा लगे और नंबर भी आपको पूरे दे दे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सी बात ये है कि ऊपर वाला जो है ना, ये जो ऊपर वाला आपका जो पल्स है ये तो इस तरह से, और नीचे वाली जो पल्स है ना उसको आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको आप टेढ़ा कर दीजिए इस तरह से, मतलब थोड़ा सा 3D में दिखना चाहिए आपको ये। ठीक है, ऐसा नहीं है टाइम पास कर दिया हो गया काम। क्लियर बात। तो डायग्राम इन 3D। उसके बाद EMW होती क्या है ये मैंने पहले बता दिया। अब देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो सारी प्रॉपर्टीज़ मत पढ़िएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, क्यों होता है उसको समझाइए, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती हैं, क्यों करती हैं, कैसे करती हैं। ठीक है, इस बारे में वो आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह से इसकी मुश्किल से 3 या 4 प्रॉपर्टीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन क्यों वो लगा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जैसे सिंपली आपसे पूछा गया कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में है, तो बताओ वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। तो एक चीज़ तो आप हमेशा ध्यान रखना कि तीनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव का प्रोपोगेशन है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपको वाई और जेड में दे दे, तो प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो प्रोपोगेशन आपको ज़रूर ध्यान रखना है, वेव का प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो 11th क्लास से कनेक्ट है, अगर आपने 11th क्लास में उसको ध्यान से पढ़ा है तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हुआ करता था E=E0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी कभी कभार एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा याद करना। ठीक है, ये आपको क्लास 11 के अंदर मिलता है। ठीक है भाई, अब ये मत सोचना कि भाई 3 नंबर का है तो इतना ज़्यादा पेन लेने की भी आवश्यकता नहीं है आपको, नॉर्मल आप पढ़ के जा सकते हो इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, तो वो आता है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक तरह से आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही बोल सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसे माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है, विजिबल, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, गामा रेज, ये जितनी भी रेज थी ना, देखो एक तो इनका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक तो आपको क्या पढ़ना है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्या पढ़ना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई,
ये तो आपको करके जाना है कि आपसे बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकता है, ठीक है। दूसरी बात कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके यूजेस क्या हैं, यूज़ आपको देगा, वेव का नेम पूछेगा, ठीक है। एक उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, एप्लीकेशंस तो चाहे आप छोड़ भी दीजिएगा लेकिन यूजेस 100% करके जाइएगा। और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एक आपको ये करना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लो वो न्यूमेरिकल पूछता भी है तो न्यूमेरिकल में केवल और केवल आपसे वो पता है क्या पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि एक पर्टिकुलर वेव का नेम दे देगा, ठीक है, और उसकी आपसे पूछ लेगा फ्रीक्वेंसी, या फिर आपसे पूछ लेगा उसकी वेवलेंथ बताओ क्या है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, उसका एक कोई भी सोर्स याद कर लेना। आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी याद कर सकते हो, ठीक है, सभी वेव्स की, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी याद करोगे ना तो लैम्डा इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल्स होता है c/ν, ठीक है। क्योंकि अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है ना, ये फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता है तो इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखो और सीधा क्या निकालो आप, लैम्डा। तो आपको फ्रीक्वेंसी याद करनी है जिससे आप लैम्डा इजीली निकाल सको, ठीक है। और सबसे 4th नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, वो आपको याद करनी है, जितनी भी वेव्स थी वो कौन से रीजन में पाई जाती है। जैसे माइक्रोवेव है वो कौन सी रीजन में पाई जाएगी, ठीक है। आपकी जैसे मान लो विजिबल लाइट है वो कौन से रीजन में पाई जाएगी, ठीक है। गामा रेज हैं तो वो कौन से रीजन में पाई जाती हैं। तो कभी कभार रीजन भी इसके अंदर पूछ लेता है, तो एक रीजन भी आपको यहाँ से अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर जाते हो ना तो आराम से, अगर मान लो 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो 3 नंबर आपके कंफर्म है, और अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो 2 मार्क्स आपके कंफर्म है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 9, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 का नेम तो आप सभी को पता होगा, जो बच्चों का एक तरह से आप बोल सकते हो एनिमी है, ठीक है ना। एनिमी तो खैर इतना कुछ खास नहीं है कि, पर बच्चे इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि ये याद नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर देखो बेसिकली एक तो आपको करना क्या है, इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना वो सारे के सारे आपको पढ़ के जाने हैं, सारे फॉर्मूला आपको लगा के जाने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूलाज जो हैं वो सारे के सारे आपको करने हैं, एक भी फॉर्मूला आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस दे देते हैं एग्जाम के अंदर, मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो फॉर्मूला छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको करना क्या है, देखो इसके अंदर एक तो लेंस फॉर्मूला, ठीक है, और एक मिरर फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। और मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। इन दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि प्रैक्टिकल में भी आपने किया होगा, इसका ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है ना भाई। तो वो ग्राफ कैसा है, देखो बेसिकली स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आएगा, लेकिन मैंने कहा था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का जो ग्राफ है ना उसको अच्छे से तैयार कर लेना, उसी के बेसिस पे बहुत सारी इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी और उसी का ग्राफ बनेगा। तो इन दोनों के ग्राफ आपको 100% देख के जाने हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज हो गए सारे, ग्राफ हो गए। अब देखो उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, देखो केस स्टडी क्वेश्चन जो है ना वो कहाँ से बन सकता है। केस स्टडी के अंदर आपको 2 टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। पहला जो टॉपिक है, जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस अगर हम करें तो उसमें यही निकल के आ रहा है कि एक तो आपका क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। केस स्टडी जो क्वेश्चंस है इस लेंस मेकर फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा इसमें टॉपिक आता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। इसकी कंडीशन, इसके न्यूमेरिकल होता क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, वहाँ से आपका केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है। तो केस स्टडी के लिए आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। और फॉर्मूलाज हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बेसिकली यहाँ पे, तो देखो सेकंड पार्ट, ये चैप्टर जो है वो 2 पार्ट के अंदर है। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखो 3 टॉपिक हैं, ठीक है। पहला टॉपिक मैं बात करूं तो प्रिज्म, ठीक है। दूसरा टॉपिक अगर मैं बात करूं तो माइक्रोस्कोप, ठीक है। और थर्ड अगर टॉपिक हम बात करें तो दैट इज़ टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये तीनों जो टॉपिक है ना वो आपको पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका टेलीस्कोप। तो ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं। मेरा मानना ये है कि इन 3 टॉपिक में से एक टॉपिक आपका 100% एग्ज़ाम के अंदर पूछेगा। अब वो कोई भी हो सकता है। अब आप ये सोचो ये पूछेगा मैं ये पढ़ जाऊँ, लेकिन देखो सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है। वो प्रिज्म के अंदर भी क्वेश्चन दे सकता है, वो आपको माइक्रोस्कोप में से भी पूछ सकता है, वो आपको टेलीस्कोप में से भी पूछ सकता है। वैसे बाकी ये देखो पेपर का एनालिसिस अगर हम करें प्रीवियस ईयर का, तो टेलीस्कोप के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है और प्रिज्म के ऊपर ज़्यादा मतलब एफर्ट्स दिया गया है। ठीक है, तो प्रिज्म और टेलीस्कोप ये तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए, ये तो आपको करने ही करने हैं, छोड़ना नहीं है। ठीक है, माइक्रोस्कोप में चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको छोड़ना नहीं है, पढ़ के जाना है। ठीक है, कि अगर मान लो इनमें से नहीं आके और वो माइक्रोस्कोप में से क्वेश्चन डाल दे तो हमारा छूटे नहीं, इसलिए माइक्रोस्कोप को भी आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी मेरी बातें कि कहाँ क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब चलो चैप्टर नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 जो है ना वो आप सभी को पता होगा। ठीक है, चैप्टर 10 है आपका वेव ऑप्टिक्स। और देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इन दोनों में जो इजी क्वेश्चंस बनते हैं वो वेव ऑप्टिक्स में से बनते हैं, ध्यान रखना। रे ऑप्टिक्स में कभी कभार क्या होता है क्वेश्चंस हार्ड बना देता है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में 100% आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो अगर इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या है, मेन मुद्दा ये है, उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसके अंदर हाई गेन प्रिंसिपल क्या होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो इसका स्टेटमेंट याद कर लेना। ठीक है, कभी कभार एग्ज़ाम के अंदर वेव फ्रंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें, स्मॉल क्वेश्चंस की 1 या 2 नंबर के अंदर, ठीक है, 1 या फिर 2 नंबर के अंदर, 1 और 2 मार्क्स के अंदर, तो हम बात करेंगे बेसिकली वेव फ्रंट की। ठीक है, और बड़े क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो उसमें आपका ये वाला जो हाई गेन प्रिंसिपल है ये भी 1 या 2 नंबर के अंदर आप बोल सकते हो कि छोटे क्वेश्चन में आपका वेव फ्रंट हो गया और हाई गेन प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, लेकिन जो लेंदी क्वेश्चन होगा, बड़े क्वेश्चंस जो होगा वो कहाँ से बनेगा, तो वो आपका बेसिकली आप जानते हो इसके आगे ही जस्ट एक टॉपिक आता है, डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपको करने हैं। ठीक है, बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ है, पूरे चांसेस रहते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर ये पूछ ले। ठीक है, कहने का मतलब आपको इनके जो रिफ्लेक्शन की लॉज हैं और जो रिफ्रैक्शन की लॉज है ना वो प्रूफ करवा सकता है। अब देखो प्रूफ के अंदर आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसके जो डायग्राम है ना, दोनों के जो डायग्राम है उसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, आप चाहे उस जो डेरिवेशन है उसमें आप थोड़ा कम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना, लेकिन आप लोग इसका जो डायग्राम है ना वो अच्छे से करके आएंगे, लेबल्ड अच्छे से। ठीक है, पूरे तरीके से उसको लेबलिंग करेंगे, हर एक पार्ट को अच्छे से मेंशन करेंगे, और जो थीटा एंगल है उसको आप मेंशन करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है उसको आप अच्छे से क्या करेंगे वहाँ पे लेबल करेंगे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, लेबल करेंगे। तो आपको जैसे मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये मान के चलो 1.5 मार्क्स का तो आपका क्या होगा, डायग्राम होगा, बाकी का जो भी पूछता है वो मान लो अलग से। तो अब बताओ आधे नंबर तो आपको डायग्राम के मिल रहे हैं, तो डायग्राम के अंदर आपकी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन के अंदर। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ इसके अंदर, तो 2 टॉपिक आपको पता है वहाँ से एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछ लेता है, और उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं न्यूमेरिकल के। ठीक है, इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं न्यूमेरिकल के। तो देखो वो 2 टॉपिक कौन से हैं, एक तो आपका है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें देखो इस बार आपको ये भी फ़ायदा कर दिया कि इसका जो पूरा का पूरा डेरिवेशन है ना वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन आपको नहीं करना, आपको केवल क्या करना है, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला याद करना है, ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला याद करना है,
डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला याद करना है आपको, ठीक है। और इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसका, इसी का पार्ट आता है, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज वो आपको पता करनी है। और एक फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आता है इसके अंदर, फ्रिंज विड्थ, ठीक है, बीटा, जिसको अपन डिनोट करते हैं किससे, बीटा से, और वो होता था बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी और अपॉन में होता था स्मॉल डी। तो ये जो फॉर्मूला था ना, ये आपको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं सारे के सारे। देखो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना, तो देखो इतना तो काम करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप बहुत ही अच्छा, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप लोग इतना है कि 70% तक मार्क्स आप इजीली पेपर के अंदर ले सकते हो, ठीक है। और अगर पेपर में आपके 70% मार्क्स आ रहे हैं तो, और फिर प्रैक्टिकल के आपके ऐड हो जाएंगे, तो आप अप्रोक्स ये मान के चलो फिजिक्स के अंदर 80 से 85% तक पहुंच जाओगे, अगर आप ये सारे टॉपिक कर लेते हो तो, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब इसके इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स एक टॉपिक आपका और रह गया है, ठीक है। तो वो टॉपिक आप लोग और कर लिए। देखो डेरिवेशन तो मैं बता ही नहीं रहा, आप केवल फॉर्मूला करके जाओ, डेरिवेशन मत करके जाओ, ठीक है। और डेरिवेशन तो वैसे भी इस बार सिलेबस में से हटा दिया है, तो आपको केवल फॉर्मूले पे फोकस करना है, ठीक है। तो वो अगला टॉपिक आपका कौन सा है, वो अगला टॉपिक आपका है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर भी ध्यान रखना वही ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला, दूसरा डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी फ्रिंज विड्थ क्या होती है इसके अंदर, ठीक है, ये आपको पढ़ के जानी है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। देखो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आप एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं। और एक्सरसाइज से भी बेस्ट सॉल्यूशन आपको दे रखा है इसके एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम्पल्स इसके बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स पे आप फोकस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चंस करना चाहें तो PYQs के अंदर आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ना, उसमें इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। चाहे वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो और चाहे वो यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, तो दोनों के ही PYQs बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं। तो वो सारे के सारे आप लोगों को सोल्व करने हैं, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर नंबर 10 आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपका है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है, ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसके अंदर देखो आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें बेसिकली देखो सबसे पहली बात, इस चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है, इसमें एक टॉपिक आएगा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसके अंदर देखो आपको करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहले वो इक्वेशन क्या है, ठीक है, और उस इक्वेशन के अंदर एक ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन का, वो ग्राफ आपको अच्छे से करके जाना है, ध्यान रखना, ठीक है। उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा ये आपको करना है, ठीक है। उस ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या होगा ये आपको पता करके जाना है अच्छे से, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से करके जानी है, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी बोल दो या सेटअप बोल दो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और इसके 4 से 5 ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। वो ग्राफ आपको अच्छे से करने हैं, और उस ग्राफ से रिलेटेड जो थ्योरी है और जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और उस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है। कई बार क्या होता है जैसे ग्राफ ना पूछ के और इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर डाल देता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमने क्वेश्चन सोल्व नहीं किए। तो अगर आप इसके क्वेश्चंस देखोगे PYQs में आपको मिल जाएंगे,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको इसके ग्राफ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मान लो आपको ऐसे दो मेटल दे दिया, ठीक है, ए और बी, आपसे पूछा बताओ किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, किस वाले ग्राफ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, किस वाले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये सारे के सारे आपके सोल्व होंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से मैक्सिमम, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और नेक्स्ट जो इसके अंदर एक टॉपिक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है पहले, ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये भी आपको देखना। एक या दो लाइन का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट देख लेना और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है वो देख लेना, काम खत्म, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 12 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 12 जो है दैट इज एटम, ठीक है। तो देखो एटम और इससे अगला वाला जो चैप्टर है, ठीक है, एटम, और चैप्टर नंबर 13 जो है दैट वाज न्यूक्लियाई, ठीक है, दैट इज न्यूक्लियाई। तो ये जो दोनों चैप्टर हैं इनका आप वेटेज मान लो 5 से 6 नंबर का, ठीक है ना, 5 to 6 मार्क्स का इनका वेटेज आप लोग मान सकते हैं दोनों चैप्टर का। तो कभी कभार तो क्या करता है एटम चैप्टर के अंदर आप ये मान के चलो 4 नंबर के क्वेश्चन डाल देगा और इसमें से 2 नंबर के डाल देगा। कभी कभार उल्टा कर देता है, न्यूक्लियाई में से मान लो 4 मार्क्स के डाल दिया और इसमें से मान लो 2 नंबर के डाल दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ भी कहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, कहीं से कुछ भी उठा करके दे सकता है, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर हैं एटम और न्यूक्लियाई, इसके अंदर आपको लगभग ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो इसमें आपको लगभग पूरा का पूरा पोर्शन कवर करके जाना है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ये जो चैप्टर है यहाँ से देखो, एटम जो चैप्टर है ना इसके न्यूमेरिकल देता है मैक्सिमम केस में, मैंने यही देखा है पेपर के अंदर कि इसमें से क्या पूछेगा एग्जाम के अंदर, न्यूमेरिकल्स। और वो न्यूमेरिकल्स जो है थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के देता है, जिनकी कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ी सी हार्ड मिलती है। तो इसके अंदर तो आपको न्यूमेरिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है एटम वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियाई के अंदर आपको जैसे थ्योरी है जिसके अंदर मान लो मास डिफेक्ट है, ठीक है, मास डिफेक्ट आपसे पूछ लिया, बाइंडिंग एनर्जी पूछ ली, ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपसे पूछ लिया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ लिया, ठीक है। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इसके अंदर बनते हैं। एनर्जी कितनी रिलीज होती है, ठीक है, किसके अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के अंदर एनर्जी कितनी रिलीज होती है, तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला यू, जो लास्ट में एनर्जी आती है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको करके जानी इन दोनों चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगला जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है एटम और न्यूक्लियाई के बाद में लास्ट जो चैप्टर आपका बचता है दैट इज़ सेमीकंडक्टर। और मैं आपको पर्सनली ये एक तरह से मैं एडवाइस दूंगा कि जो न्यूक्लियाई चैप्टर है इसके बाद में जो आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर आता है ना उसके अंदर आप कुछ भी छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। उसका अच्छा खासा वेटेज है एग्ज़ाम के अंदर। चैप्टर नंबर 14 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, दैट इज़ व्हाट, सेमीकंडक्टर। तो देखो सेमीकंडक्टर के अंदर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देखो अगर बड़ा क्वेश्चन पूछता है लेंदी क्वेश्चन तो वो मैक्सिमम चांसेस है कहाँ से बनाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर से और फुल वेव रेक्टिफायर से, ठीक है। अगर बड़ा क्वेश्चन बनाता है तो हाफ वेव रेक्टिफायर और क्या था, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इन दोनों में से चांसेस ज़्यादा हैं बड़े क्वेश्चन की, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, बिग क्वेश्चन हो गया। और दूसरी बात यहाँ से कई बार केस स्टडी भी पूछ ले सकता है, आपसे पूछ लेता है कई बार, ठीक है। केस स्टडी भी अच्छे खासे बन जाते हैं हाफ वेव से और फुल वेव रेक्टिफायर से। तो बड़े क्वेश्चन पे तो आपको ये दोनों टॉपिक हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। एक इसके अंदर आपको पढ़ना है पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन, ठीक है। अब फॉर्मेशन जब आप लोग पढ़ोगे ना तो फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, जैसे पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ठीक है,
और आपकी डिप्लेशन लेयर क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में डिप्लेशन लेयर के बाद में ड्रिफ्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में डिफ्यूज़न क्या होता है। तो क्योंकि ये सारी की सारी टर्म्स जो है ना इसके अंदर आती हैं। जब पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है, बनता है, तो ये डिफ्यूज़न, ड्रिफ्ट, डिप्लेशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर, ये सारी की सारी टर्म्स इसके अंदर काम में आती हैं। तो कभी कभार एक सिंगल टर्म्स को भी एक्सप्लेन करवा लेता है वो, ठीक है। तो ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर बात। उसके बाद में पीएन जंक्शन डायोड जो है, जैसे कि प्रैक्टिकल में भी आपने किया होगा कि फॉरवर्ड बायस के अंदर इसका सर्किट डायग्राम बनाओ, ठीक है, और रिवर्स बायस में इसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ। कई बार सिंपली आपसे सर्किट डायग्राम पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो ये आपका जो पीएन जंक्शन डायोड था, उससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और क्या था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इन दोनों के अंदर आपको इसका जो वो था एनर्जी बैंड डायग्राम, क्या था, एनर्जी बैंड डायग्राम, ये आपको अच्छे से करके जाना है दोनों ही केसेस के अंदर। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, एनर्जी बैंड डायग्राम आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है, फॉर पी टाइप एंड फॉर एन टाइप। देखो क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसके चांसेस कम होते हैं आने के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि आपको पता है दो तरह का होता है, एक तो पी टाइप और एक क्या होगा, एन टाइप। तो किसी भी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है ना उसका एनर्जी बैंड डायग्राम आपसे बनवा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो एनर्जी डायग्राम है, एनर्जी बैंड डायग्राम है, वो आपको अच्छे से करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर के अंदर, तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये टॉपिक काफ़ी रहेंगे, इनफ है आप लोगों के लिए। एक थोड़ा सा ये देख लेना कि भाई फॉरवर्ड बायस जो होता है उसके अंदर डिप्लेशन लेयर जो है, डिप्लेशन विड्थ जो है वो कम होती है या ज़्यादा होती है फॉरवर्ड बायस के अंदर, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर कम होता है या ज़्यादा होता है, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके अलावा जो रिवर्स बायस है उसके अंदर भी इस तरीके के छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोटेंशियल बैरियर जो है वो कितना हो जाएगा, उसके बाद डिप्लेशन लेयर जो है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होगा, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, ठीक है, ठीक है। ये पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, ठीक है। कई बार ये छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि हम सेमीकंडक्टर को जब भी बनाते हैं तो कार्बन क्यों काम में नहीं लेते, ठीक है, हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही क्यों प्रेफरेंस देते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ना, वो भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। सिलिकॉन जर्मेनियम ही क्यों काम में लेते हैं, कार्बन क्यों काम में नहीं लेते। आपको पता है भाई कार्बन हम इसलिए काम में नहीं लेते क्योंकि कार्बन जो है ना वो एक तरह का आप ये बोल सकते हो सेमीकंडक्टर तो है, लेकिन सेमीकंडक्टर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना उन सभी प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो नहीं कर पाता, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर सकता है इजीली, और कुछ इन दोनों में बैंड गैप का भी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस वजह से अपन कार्बन को काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। कार्बन एक सेमीकंडक्टर है लेकिन अपन इसको काम में नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनको ये फॉलो नहीं कर पाता है अच्छे से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसके माध्यम से, ठीक है, आप लोग काफ़ी अच्छी मेहनत करोगे आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपको देखो अच्छे मार्क्स लेने हैं एग्ज़ाम के अंदर तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स जो है ना ये आपकी परसेंटेज के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों का जो स्कोर है या स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिक्स में बहुत कम स्कोर कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपका अप्रोचेबल सब्जेक्ट हो गया और कुछ न्यूमेरिकल्स की वजह से बच्चे इसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, पूरी हिम्मत से काम में लेना है, ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आना है। कोई भी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के अंदर नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय।